हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फेलमंगो के चैप्टर 2 की बात करते हैं, जिसका नाम है लॉर्ड स्प्रिंग, जिसको एर्नस्ट जग ने लिखा है। तो इसका जो डास टेक्स्ट है यानी कि एक्सप्लेनेशन, तो वो आज मैं करने वाली हूँ। तो इसका टॉपिक जो है ना बहुत अच्छा है, मगर स्टोरी देखिए। पहले मैं बता दूँ कि एक स्टोरी में एक बच्चा है जो कि रैग पिकर्स है, यानी कि कूड़ा बीनने वाला बच्चा है, जिसका नाम है साहिब ए आलम। तो चलिए देखते हैं। और इसका जो टॉपिक का नाम है तो वो सम टाइम आ फाइन आ रुपीज़ इन द गार्बेज, यानी कि कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है। ये साहिब कहता है कि जब मैं उससे पूछती हूँ कि तुम ये कूड़ा बीनने वाला काम क्यों करते हो, तो वो मुझसे कहता है कि कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपये मिल जाता है। तो मैं उसे कहती हूँ कि तुम यह क्यों करते हो। तो साहब बताता है कि यानी कि जो साहब होता है वो बताता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपये मिल जाता है, ऐसा बताता है। तो मैंने देखा कि जो मुझे हर सुबह मेरे पड़ोस के कूड़े फेंकने के स्थान पर पैसे मांगते हुए या फिर कूड़े में से पैसा ढूंढते हुए दिखाई देता है। तो साहब ने अपना घर पहले ही छोड़ दिया। जो साहब था उसने अपना घर पहले ही छोड़ दिया था, जो कि ढका के हरे भरे जो होते नहीं हैं खेतों में स्थित अपने घर को, मतलब घर की जो कुछ यादें थी वो हर चीज़ को भूल चुका था। और उसकी माँ उसे बताती थी कि बड़े बड़े तूफ़ान आते थे और उसके खेतों और घरों को बहा ले जाते थे। इसी कारण उन्होंने उस शहर को छोड़ दिया, यानी कोई ढक्का को छोड़ दिया और पैसे की तलाश में बड़े शहर में आ गए, जहाँ की अब वो रहता है। मेरे पास करने के अलावा कुछ नहीं है, मतलब वो कहता है कि ये काम करने के अलावा मेरे पास कुछ और काम नहीं है। और मतलब जो निगाह होती ना, तो उसको बचाते हुए मुझसे कहता है और बुदबुदाता रहता है। जैसे होता नहीं, आम तौर पे धीरे से कोई बताते हैं, मतलब हिचकिचाते हैं अपना काम करते हुए बताने के लिए, तो ऐसा ही वो भी करता है। तो मैंने बड़ी ही चतुराई से उसे कहा कि स्कूल जाया करो। मैंने बहुत ही मतलब चतुराई से बोला था कि यार स्कूल जाया करो। तो उसने बोला कि जो उसने था ना, मुझे ऐसा महसूस कराया कि मेरी जो सोच है वो कितनी खोखली है। मगर फिर उसने थोड़ी देर बाद बोला कि जब कोई स्कूल बनेगा तभी तो जाऊंगा, मतलब कि कोई बनाने वाला स्कूल नहीं है, वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। तो मैंने कहा कि क्यों। तो उसने कहा कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। तो मैं थोड़े मजाक भरे अंदाज में पूछती हूँ उससे कि यदि मैं स्कूल बनाऊँ, यानी कि यदि मैं स्कूल शुरू करूँ, तो क्या तुम आओगे। तो वो, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उसने हाँ बोला। उसने खुलकर मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि हाँ, अगर आप स्कूल बनाएंगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। और कुछ दिनों के बाद मैं देखती हूँ कि वो मेरे पास दौड़ कर आता है, बहुत ही तेज़ी से दौड़ कर आता है और कहता है कि क्या आपका स्कूल बन गया, या क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। जो वास्तव में मैं पूरा नहीं करना चाहती थी। ऐसे वादे के कारण मुझे बहुत गुस्सा से मैंने उसे कहा कि स्कूल बनने में काफ़ी समय लगता है, मगर किंतु उसके जैसे वादे, जैसे मतलब मैंने उससे वादे किए थे, उसके पास बहुत सारे ऐसे वादे करने वाले लोग थे। और उसे महीनों से जानती थी मैं। उसके बाद मैंने उसके नाम पूछा। जब मैं जान गई कि वो मतलब ऐसा है या वैसे, तो मैंने उसका नाम पूछा। तो वो बताता है मुझसे कि साहिब ए आलम, उसका नाम जो होता है ना, उसका नाम होता है साहिब ए आलम। वो नहीं जानता कि इसका नाम का अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। मगर उसको अगर पता चल जाए ना कि उसके नाम का मीनिंग है संसार का मालिक, तो वो विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। अपने नाम के अर्थ के लिए जो वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता रहता था, जो कि नंगे पैर वाले सड़कों, जैसे जो लड़कों की ऐसी फ़ौज थी जो सुबह पक्षियों के भांति, जैसे जो होते नहीं हैं चिड़िया पक्षी की भांति दिखता था, मगर दोपहर में गायब हो जाते थे। मतलब दोपहर में वो लोग दिखते नहीं थे। सुबह जो मॉर्निंग थी ना, वो लोग सभी एक साथ आते थे और बाद में दोपहर में गायब हो जाते थे। और महीनों से मिलते रहने के कारण मैंने प्रत्येक चीज़ें उसकी पहचानने लगी थी। हर चीज़ वो क्या करता है, कैसे करता है, मुझे पहचानने लगी थी, मैं जानने लगी थी उसको। तो मैंने उससे कहा कि
तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। तो वो उत्तर देता है, यानी कि वो मुझे बताता है कि मेरी माँ ने उसे अटारी से नीचे नहीं उतारा। दूसरा था ना, जो बेमेल जूते पहना था, जिसने मतलब अलग अलग तरह के जूते पहने थे, तो वो कहता है वह उतार भी दे तो उन्हें फेंक देंगे। मतलब वो मुझसे कहता है कि वो उतार भी देंगे तो हम उन्हें फेंक देंगे। जब मैं बेमेल जूते पर टिप्पणी करती हूँ, यानी कि जब मैं 2 रंग के जूतों पर उसे टिप्पणी करती हूँ, यानी कि कुछ कहती हूँ, तो वो अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है और कुछ नहीं कहता। एक तीसरा लड़का, जिसके पास जीवन में कभी जूते नहीं रहे करते थे, उसके जीवन में मतलब कभी जूते नहीं रहा करते थे, मुझे जूते चाहिए। देश भर में घूमते हुए मैंने शहरों व गाँवों में सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा था। मैं जानती थी कि बहुत सारे बच्चे हैं जो सड़कों और देश भर में घूमते हुए मैंने शहरों और गाँव में देखा था कि ऐसे बच्चे भी हैं संसार में कि जो नंगे पैर घूमते हैं, और ऐसा मैंने रियलिटी में देखा था। ये पैसों की कमी के कारण नहीं है, मगर नंगे पैर रहना एक परंपरा है उनकी। यह नंगे पैर रहने में को अपना मतलब जो होता नहीं, औचित्य को सिद्ध करने के लिए एक स्पष्टीकरण है। मतलब मैं हैरान हूँ, क्या एक सत्यता बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या के लिए एक बहाना नहीं है। मैं यही सोचती रहती हूँ। फिर भी मुझे एक कहानी याद आती है जो कि उडुपी में एक आदमी ने मुझे एक बार सुनाई थी। वो लड़का था, मतलब जब वो लड़का था ना, तब वह स्कूल जाते वक्त पुराने मंदिर के पास से गुजरता है, और उसके पिता जो थे ना, वो एक पुजारी थे। वो थोड़ी देर बाद मंदिर पर ठहरता है और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता है। वो ईश्वर से कहता है कि भगवान प्लीज़ मुझे एक जोड़ी जूता दे दीजिए। ऐसी वो रिक्वेस्ट करता है, प्रेयर करता है। मगर 30 साल के बाद उसके कस्बे और मंदिर गई, जब मतलब कि जो अब उजड़ा हुआ प्रभाव हुआ, मतलब जो उसको मैंने देखा कि उजड़ा हुआ है और प्रभाव में डूबा था। जो पिछवाड़े में जहाँ एक नए पुजारी रहता था, वहाँ लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सी भी थी, और स्लेटी रंग की गणवेश में मोजे और जूते पहने हुए एक छोटा लड़का हांफते हुए आया और अपना बस्ता, फोल्डिंग जो होती ना पलंग, उस पर पटक दिया। मगर लड़के की ओर देखते हुए वह मुझे प्रार्थना याद आई जो कि एक दूसरे लड़के ने उस देवी की थी। मतलब जो पहले लड़का ना, मैंने बताया ना, जो कि उडुपी की कहानी थी, उसने जो प्रेयर करी थी, तो वो प्रार्थना मुझे याद आई। तो फिर जो कि उसने एक जोड़ी जूते के लिए की थी और उसको एक जोड़ी जूते मिल गए थे। मगर मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगी, मतलब मैं ऐसा कहती हूँ कि मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगी। देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, और अब पुजारी के बेटे की तरह छोटे लड़के के पास भी जूते पहनने रखा है और उसके पास जूते हैं। परंतु मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बीनने वाले की तरह अन्य बहुत से लड़के हैं जो कि बिना जूता के रह रहे हैं। नंगे पाँव कूड़ा बीनने वाले मेरे परिचय में, जो कि मुझे सीमापुरी ले जाता है। एक स्थान है जो कि दिल्ली में है, लेकिन मैं अनेक प्रकार की दिल्ली में जो मीलों से दूर है, यहाँ रहने वाले गैर कानूनी बाशिंदे हैं जो कि सन 1971 में बांग्लादेश से आए थे, और उसी में से एक साहब का परिवार भी था। जो साहिब आलम है उसमें से आया था बांग्लादेश से, ठीक है। तो जो सीमापुरी है ना, उस समय बिछड़ा हुआ था और बिहड़ है, और या अभी भी है, परंतु अब खाली नहीं है। टीन और तिरपाल से, जो कि नालीहीन और जल पूर्ति विहीन के कच्चे घरों की तरह 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग यहाँ रहते हैं, यानी कि रैग पिकर्स लोग रहते हैं। वे 30 वर्ष से ज़्यादा समय से हैं, बिना पहचान और बिना परमिट के रहते हैं, किंतु उनके पास राशन कार्ड है, जो कि एक मतलब जिससे उनका मतदान सूची में शामिल हो जाते हैं और वे अनाज खरीद पाते हैं और जीने के लिए
अर्थात जीने के लिए जो उनकी पहचान है अपितु भोजन के बराबर है। और उनकी नज़र में ना खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, भोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर एक दिन के अंत में हमें भोजन और परिवार को भोजन दे सकें, मतलब हम अपने आप को और अपने परिवार को भोजन दे सकते हैं और बिना पेट दर्द के सो सकें, तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। हर इंसान चाहता है कि खाना मिले और अपने परिवार को सुखी से रख पाएँ। जिन्होंने हमको कोई अनाज नहीं दिया, ऐसी फटी हुई साड़ी पहनने पर महिला जो एक समूह कहता है, मतलब जो महिला है ना वहाँ पर वो कहती हैं कि जिन्होंने मुझे खाना नहीं दिया उनकी फटी साड़ी भी है। जब मैं उनसे पूछती हूँ ना तो उन्होंने अपने हरे भरे खेतों की और नदियों को, जो सुंदर देशों को क्यों न छोड़ दिया। मैंने ऐसे ही कहा, मतलब क्यों छोड़ दिया, अपने इतना बढ़िया खेत था आपका सुंदर और मतलब नदियाँ थी, आपने क्यों छोड़ दिया। तब वो ऐसे कहती हैं कि मतलब वो यही बात बोलती हैं हमसे। वो कहती हैं कि जहाँ भी हमें भोजन मिल जाता है वहीं हम अपना तंबू गाड़ लेते हैं, अर्थात वहीं रहते हैं और जो अपने अस्थाई घर बन जाता है, मतलब कि मेरा रहना वहीं ठिकाना बन जाता है जहाँ मुझे खाना मिल जाए, बस मैं खाने के लिए ही जी रही हूँ। तो बच्चे इन्हीं में तो बड़े होते हैं और उनका जो अस्तित्व होता है वो भी साझेदार बन जाता है, जो कि साझेदार होता है ना बन जाता है, जो कि सीमापुरी के उत्तर जीविता का अर्थ यह है कि कूड़ा बीनना। मतलब वहाँ पर प्रत्येक आदमी, ज़्यादातर लोग जो कि रैग पिकर्स होते हैं ना, उनका काम ही रहता है कि कूड़ा बीनना। तो वर्षों से जो अवधि है ना उसमें एक ललित कला के रूप में है कूड़ा बीनने के लिए, मतलब जो काम होता है ना उनका, तो उनके लिए सोना और धन संपत्ति के बराबर है। यानी कि जो रोजी रोटी है उनके सिर पर एक छत है, भले क्यों ना टपकती हुई छत क्यों ना हो। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास छत तो है ना, चाहे वो टपकती हुई क्यों ना हो। और बच्चों के लिए तो ये छत इससे भी कहीं ज़्यादा है। मतलब तो कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है, जो कि मैंने बताया था कि सम टाइम आप फाइंड अ रुपीज़ इन द गार्बेज। तो मतलब कभी उनको 1 रुपये मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपये भी मिल जाता है, 10 का नोट भी मिल जाता है। और साहब कहता है कि उसकी आँख चमक उठती है जब भी उसको 1 रुपये या 10 रुपये मिल जाते हैं, तो उसकी आँख में एक चमक उठ जाती है। और जब कूड़े में आपको एक चांदी का सिक्का मिल सकता है और आप ढूंढना बंद नहीं करते हैं, मतलब उसको लगता है कभी कभी मुझे 10 रुपये मिल जाते हैं, कभी 1 रुपये, कभी कभी चांदी का सिक्का भी मिल जाता है, तो वो कूड़े को जो होता है ना, कूड़े में अंदर हाथ डालते हुए उसको ढूंढते ढूंढते ना उसको ख़राब नहीं लगता, उसको बहुत अच्छा फीलिंग आता है। वो हैप्पी जो होता है ना, हैप्पी होकर भी कूड़ा बीनता है। मतलब वो सैडनेस नहीं है उसके लिए कोई कूड़ा बीनना कोई ख़राब काम नहीं है, उसके लिए बहुत ही अच्छा काम है। जैसे कि अनबॉक्सिंग होता है ना, तो जब कोई गिफ्ट मिलता है, सरप्राइज़ गिफ्ट, तो उसमें हम लोग अनबॉक्सिंग करते करते नहीं थकते हैं ना, तो वैसे ही उसका लिए भी कूड़ा बीनना कोई मतलब सैडनेस का वर्क नहीं है, उसके लिए बहुत ही हैप्पीनेस वाला वर्क है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़ा का अर्थ माता पिता के लिए जो है ना, मतलब माता पिता के लिए तो अलग ही है, मगर बच्चों के लिए ये एक लिपटी हुई चीज़ है। मतलब बड़े बूढ़े लोग तो ये जानते ही हैं कि ये कूड़ा करकट के लिए ही जीने का साधन है। मतलब वो जानते हैं कि अगर कमाना खाना है तो कूड़ा उठाना ही पड़ेगा, मगर बच्चों के लिए ना एक लिपटी हुई चीज़ है। और सर्दी में जो होता है ना, कभी कभी एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन सर्दी हुई तो सुबह मैंने साहब के पास गई और दरवाज़े के नज़दीक खड़ी हुई देखती हूँ कि मैं जहाँ वो अब सफ़ेद वेशभूषा में, यानी कि सफ़ेद ड्रेस में, वाइट ड्रेस में 2 युवकों के साथ टेनिस खेलते हुए ध्यानपूर्वक देख रहा है। वो देख रहा है कि 2 लड़के हैं या कि युवक हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें, वो लोग आपस में टेनिस खेल रहे हैं। और वो अंदर ही मन गुदगुदाता है कि कहता है कि यह खेल मुझे पसंद है, और पीछे खड़ा होकर बहुत ही संतुष्टि से देख रहा होता है। जब कोई आसपास नहीं होता तो वो अंदर चला जाता है, ऐसा वो मुझसे कहता है। द्वारपाल भी उसे झूले पर झूलने देता है, वो बताता है मुझसे। मगर साहेब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे हैं, और जो उसकी रंग उड़ी शर्ट है ना, उस पर नेकर विचित्र लग रहा है, मतलब बेकार लग रही है, मगर किसी ने ये दिया है मुझे, ऐसा वो बताता है मुझे। और वो सही रूप से कहता है कि मतलब जो अमीर लड़के होते हैं ना, वो इस चीज़ को छोड़ देते हैं या त्याग देते हैं, जो जूते मतलब हटा देते हैं
और जिन्हें शायद एक छेद होने के कारण उनको पहनना इनकार कर देते हैं, उनके लिए मतलब बेकार लगता है उनको पहनना, बस कुछ छेद हैं उसमें मगर उसे परेशान करते हैं। मगर ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कि नंगे पैर घूमता है उसके लिए छेद वाले जूते तो एक सपने से सच होने वाला बात है ना, मतलब उसको लिए तो सपने के सच होने का काम नहीं करता। उसको लगता है कि वाओ ये तो मेरा सपना सच हो गया, ऐसा उसको फीलिंग आता है कि कितना अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे लिए तो जूते आ गए, चाहे वो फटे ही क्यों ना हो। जैसे कि पहले उसने बोला था कि छत तो है चाहे टपकती हुई छत क्यों ना हो, तो उसके लिए ये जूते भी उसी प्रकार थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे उसको। उसका खुशी हो गया था कि उसको एक छेद वाले जूते ही मिले, मगर मिले तो, परंतु वह अब खेल ध्यानपूर्वक देख रहा है और उसकी पहुंच से बाहर है। वो जानता है कि टेनिस खेलना उसके मतलब बिरादरी में वो चीज़ खेली नहीं जाती, उसके पास साधन नहीं है, उसके पास ड्रेस नहीं है, उसके पास बैडमिंटन नहीं है टेनिस की, ऐसे मतलब जो टेनिस बॉल होती है ना वो नहीं। आज सुबह साहिब को जो आज सुबह थी ना, मैंने दूध की दुकान पर देखा कि साहब आज सुबह दुकान पर है, वो भी दूध की जा रहा है, मगर उसके हाथ में एक स्टील का कनस्टर है। और जो मैं होती हूँ ना, मैं इसे सड़क के आगे एक चाय की दुकान पर देखती हूँ और वो दूर से इशारा करता है कि मैं यहाँ काम करता हूँ और मुझे 800 रुपये और सभी वक्तों का खाना मिलता है। मतलब अब वो एक वक्त दो वक्त का नहीं, हर टाइम का खाना मिलता है उसको। और उसकी सैलरी कितनी है? 800 रुपये, मतलब कि 800 रुपीज़। तो मैंने उससे पूछा कि क्या उसे ये काम पसंद है, और मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे पर एक निश्चित बेफिक्री और स्वतंत्रता का भाव खो चुका है, जो कि वो अपने जब वो कूड़ा बीनता था, रैक पिकर्स था, तो वो बेफिक्री से काम करता था, स्वतंत्रता थी। वो जब जाता था कूड़ा बीन के चला आता था और उसको धन भी मिल जाता था, उसको खुशी भी थी। मगर अब वो 800 रुपये मिल रहे हैं, मगर भोजन में मिल रहा है, मगर वो अब खुश नहीं है। मैं ये चीज़ उसमें देखती हूँ। तो स्टील का जो कनस्टर है ना, प्लास्टिक के थैले से कहीं ज़्यादा भारी लगता है उसे, और जिसे वह आराम से अपने कंधे पर ले जा सकता है। और जो थैला था ना उसका प्लास्टिक का, वो ले जाता था आराम से, मगर जो ये कनिस्टर है उसे बहुत भारी लग रहा है। और कनिस्टर उस आदमी को है जो कि चाय की दुकान का मालिक है। और साहब जो होता है ना, अब ना अपने आप का मालिक नहीं रहा, वो स्वयं का मालिक नहीं रहा। वो जानता है कि अब मुझे नौकर हो गया हूँ, मैं यहाँ पर चाय की दुकान पर काम करता हूँ और ये मेरा चाय की दुकान नहीं है, मैं यहाँ ओनली काम करता हूँ। वो यहाँ का नौकर हो गया है। और जो कनिस्टर होता है ना, वो जो दूध की बाल्टी होती है, देखा होगा जो दूध वाले ज़्यादातर रखते हैं, तो वो होता है चाय का कनिस्टर। तो कैसी लगी स्टोरी, आप लोग बताइए मुझे। थैंक यू सो मच।